तो हाय फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वेब ऑप्टिक्स पूरा कंप्लीट कर लिया मैंने। क्या कंप्लीट हो गया? वेब ऑप्टिक्स पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्या चलेगा? अब चलेगा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। किसकी बारी है फोड़ने की? करंट इलेक्ट्रिसिटी की बारी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है फ्रेंड, करंट इलेक्ट्रिसिटी अब हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। देखिए, पहला क्वेश्चन बोला है द डिवाइस विच मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्ज इन सर्किट। सर्किट में कौन सी डिवाइस चार्ज को मेंटेन किए रहती है? तो उस डिवाइस का नाम है सेल। कौन सी डिवाइस मेंटेन की रहती है? सेल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको किस में कन्वर्ट करता है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, और दर्शाते ए से हैं। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, और इसको आई से डिनोट करते हैं, और आई बराबर होता है क्यू बाई टी, मतलब गुलाम पर सेकेंड। ठीक है, गुलाम पर सेकेंड को ही एम्पियर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, गुलाम पर सेकेंड को ही एम्पियर बोलते हैं। आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, अगर आपके पास एन की वैल्यू आपके, और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े होंगे तो क्यू बराबर एन ई भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एक कि एन की वैल्यू दी गई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये एन की वैल्यू दी गई है। ठीक है, टी है 5 सेकेंड। ठीक है, और आपको क्या निकालना है? आई की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल दीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, तो आई देखिए, आई बराबर होता है क्यू बाई टी, तो क्यू बराबर होता है एन ई बाई टी। ठीक है, तो बताइए कि n कितना दिया है? n दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी यही होती है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी यही होती है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, और t की वैल्यू है 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा? देखिए, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई आपका सर्किट है, अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, किधर से? इधर से इधर, तो आपका इलेक्ट्रिक करंट हमेशा आई जो होगा इधर फ्लो होगा। मतलब अगर ये लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो ये राइट से लेफ्ट फ्लो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उल्टा होता है। देखिए, ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है? देखिए, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये कोई फोर्स नहीं है। सबसे पहले जान लीजिए, इट इज नॉट ए फोर्स, इट इज नॉट अ फोर्स। ये किसी भी प्रकार का एक फोर्स नहीं है। अब ये क्या है तब? अब जानिए, देखिए, ये है एनर्जी गिवन टू यूनिट चार्ज बाय सेल टू फ्लो। ठीक है, मत एनर्जी एनर्जी गिवन एनर्जी गिवन टू यूनिट चार्ज, मतलब एक चार्ज को या यूनिट चार्ज को जितनी एनर्जी देते हैं उसको फ्लो करने के लिए, यूनिट चार्ज टू फ्लो। ठीक है, एक चार्ज को फ्लो करने के लिए जितनी एनर्जी देते हैं उसी को बोलते हैं ई एम एफ, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, कि इसको एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं। देखो, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, इसको डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ऑफ सेल when no current is drawn, when no I is drawn। देखिए, ये बहुत पूर्ण है, इसमें आप अंतर समझ लीजिए। देखिए, इसको क्या कहते हैं? देखिए, जो ईएमएफ कैसे डिफाइन करेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल। सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कब? जब आई, कोई भी करंट, नो आई, मतलब कोई भी करंट उस सर्किट से ड्रा नहीं हो रहा है, निकाला नहीं जा रहा है, तब का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको ईएमएफ बोलेंगे। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा होता है, ईएमएफ को ई से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ईएमएफ को ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और देखिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को वी से डिनोट करते हैं। किससे? वी से। किससे? वी से। ठीक है, अब चलिए, इसका खासियत क्या है? देखिए, इसका डिफिनीशन सेम टू वैसे ही है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका भी वैसे ही है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। बट इस केस में क्या हो जाएगा? व्हेन आई इज ड्रॉन, आई इज ड्रॉन फ्रॉम सेल।
ये ध्यान दीजिएगा, अगर सेल से करंट नहीं निकाला जा रहा है तब जिस समय उसका इलेक्ट्रोड के बीच में उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उसे ईएमएफ बोलेंगे। लेकिन अगर करंट को ड्रा निकाला जा रहा है तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से दर्शाते हैं, और उसके बाद रेजिस्टेंस विद इन ए सेल, इसका डिफिनेशन होगा रेजिस्टेंस विद इन अ सेल, मतलब सेल के अंदर, विद इन अ सेल, सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। चलिए ओम लॉ के बारे में, तो ओम लॉ क्या होता है, तो देखिए ओम लॉ के बारे में जानते हैं। देखिए ओम लॉ क्या होता है, ये वैलिड केवल कंडक्टर के लिए है, वैलिड ओनली फॉर कंडक्टर, इतना आप ध्यान दीजिएगा। ये किसके लिए वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर कंडक्टर। और जो जो सबस्टेंस ओम लॉ को फाइंड मतलब ओम लॉ को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, उसको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। और जो नहीं सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब इसका नियम नहीं मानेगा, उसको बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, और ध्यान दीजिए ये कहता क्या है, एट कांस्टेंट एट कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन मीन्स जितने भी फिजिकल कंडीशन है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सब कांस्टेंट रहें, तब जो V होगा, V मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलिए फिर से देखते हैं। देखिए ये बोल रहा है एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन मीन्स, फिजिकल कंडीशन मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम में सब कांस्टेंट रहे, तब जो भी रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, आई के। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपको प्रोपोर्शनली साइन हटाना है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, अगर ये हटाना है तो आ जाएगा आर। आर क्या है, रेजिस्टेंस यहाँ पे है, रेजिस्टेंस, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट। ठीक है, चलिए रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी का हम देखेंगे क्या फार्मूला, और इसका यूनिट देखेंगे। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है, देखिए अगर एक तो ओम लॉ से निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर है, तो ओम लॉ से इसका फार्मूला हो जाएगा R इज इक्वल टू V अपन आई, एक ये हो गया, और एक होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए। अब यार ध्यान दीजिएगा ये रो क्या है, कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन एरिया के। तो यहाँ से अगर दोनों का प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया का। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट आ गया, अब इसका यूनिट क्या होता है, तो ओम इसकी यूनिट होती है। ठीक है, ओम क्या बोलते हैं इसको, ओम। ठीक है, चलिए अब देखिए रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो आप ध्यान दीजिएगा जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया क्रॉस सेक्शन डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंड करता है। ठीक है, इतने चीज़ पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब कंडक्टेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या होता है, अपोजिट ऑफ, ये क्या होता है, रिवर्स ऑफ आर, मतलब रिवर्स ऑफ आर, रेजिस्टेंस को उल्टा कर दें तो कंडक्टेंस मिल जाएगा। और कंडक्टेंस को हम जी से दर्शाते हैं, किससे, जी से, कंडक्टेंस को हम जी से दर्शाते हैं, और इसका फार्मूला होता है 1/r, मतलब रेजिस्टेंस को उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस आ जाएगी। और इसकी यूनिट होती है, उसका ओम था तो इसका ओम के पावर माइनस ओम। ठीक है, या महो कह सकते हैं। ठीक है, ओम का उल्टा महो। ठीक है, चलिए अब रेजिस्टिविटी के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया ना आपको कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होगा, क्या होगा, रो एल बाई ए। तो यहाँ से अगर रो का आप फार्मूला निकालें तो रो बराबर हो जाएगा आर ए बाई एल, क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल। और इसका यूनिट जो होता है, इसका यूनिट होता है ओम मीटर, क्या यूनिट होता है, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। और ध्यान दीजिएगा आप ये यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, रेजिस्टिविटी कभी भी ना रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, ना एरिया पे, ना लेंथ पे, ये हमेशा नेचर ऑफ मटेरियल डिपेंड करती है, जिस चीज़ का वो बना होगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे, बस दो चीज़ पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है पहला नेचर, नेचर ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल का वो बना होगा, दूसरा टेम्परेचर पे। ठीक है, इन्हीं दो चीज़ पे बस रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए कंडक्टिविटी, तो जिस तरह से कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता था, इसी तरह जो कंडक्टिविटी होगी वो रेजिस्टिविटी की उल्टी होगी। और कंडक्टिविटी को हम स्मॉल के से दर्शाते हैं या इससे दर्शाते हैं। ठीक है, किसमें, सिग्मा से या फिर स्मॉल के से, तो आप दोनों से दर्शा सकते हैं। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/रो, ये 1/रो क्या है, रेजिस्टिविटी है रो, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए
तो अगर आप इसका देखेंगे यूनिट तो इसका हो जाएगा ओम के पावर -1 या मीटर के पावर -1। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। समझ में आया? चलिए, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं रजिस्टर का। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई भी रजिस्टर, जैसे मान लीजिए हम दो रजिस्टर की बात कर रहे हैं, देखिए ये अगर सीरीज में कनेक्टेड है ना, अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ये R1 ये R2, ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा R इक्विवेलेंट फॉर सीरीज हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये सीरीज में R इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब पैरेलल देखते हैं। तो पैरेलल क्या हो जाएगा? देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये देखिए एक ऐसे जाएगा, ये ए ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ आके ये सेल से जुड़ा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है। चलिए इसमें देखते हैं क्या होगा। तो इसमें जो होगा ना, इसमें R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/, इसमें रिवर्स हो जाता है, ये पैरेलल के लिए P लिख दीजिए यहाँ पे। क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, जितने भी रहेंगे डॉट 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 इन्फाइनाइट सबको जोड़ते जाइएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि अगर दो रजिस्टर पैरेलल में जुड़े हैं, दो रजिस्टर अगर दो रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं, अगर आपको R इक्विवेलेंट पैरेलल में निकालना है, R इक्विवेलेंट पैरेलल में निकालना है, तो उसका एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। फार्मूला होता है R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। ठीक है, ये फार्मूला लगा देंगे तो आपका दो रजिस्टर, केवल दो रजिस्टर के लिए लागू होता है ये। ठीक है, ओनली टू रजिस्टर। अगर दो रजिस्टर पैरेलल में है तो उनका डायरेक्ट फार्मूला R1 इंटू R2 प्लस R1 प्लस R2। चलिए, रिलेशन बिटवीन EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैंने पहले ही बताया EMF को E से डिनोट करते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल V को। तो अब इसका फार्मूला क्या होगा? इसका अगर रिलेशन करेंगे तो E बराबर होता है V प्लस IR। इसी तरह अगर V निकालेंगे तो हो जाएगा E माइनस IR। यहाँ पे I करंट है और जो स्मॉल r है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, E EMF है, और V क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलिए इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला होगा R बराबर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होगा कैपिटल R, मतलब जो आउटर रेजिस्टेंस है, अपान E अपान V। ई क्या है यहाँ पे? EMF। V क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। E अपान V -1। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला। ठीक है, चलिए देखिए R1 R2 दो रेजिस्टेंस हैं टेम्परेचर T1 एंड T2 पे, तो R2 का एक्सप्रेशन बताइए। तो R2 बराबर होगा R1 1 प्लस अल्फा, अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट है यहाँ पे, T2 माइनस T1। ये क्या हो जाएगा? ठीक है फ्रेंड्स, यही हो जाएगा R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये R2 के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगी। चलिए क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जिसपे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? कंडक्टर रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे ये होगा उसी को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज जीरो इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, चलिए रेजिस्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर कितना होता है? तो सुपर कंडक्टर जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस जीरो होगा। कितना होगा? जीरो। सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो होता है। और कंडक्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर क्या होता है? इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट। कंडक्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर क्या होता है? इनफाइनाइट। ठीक है, और जो फेनामेना सुपर कंडक्टिविटी होती है वो कैसे ऑब्जर्व होती है? वो ऑब्जर्व होती है, देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर कम रहेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर मीन्स जिस टेम्परेचर पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो है उस टेम्परेचर से अगर टी की वैल्यू, अगर टी की वैल्यू जो दी गई है क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होगी तभी सुपर कंडक्टिविटी की फेनामिना होगी, नहीं नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ क्या है? देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि वेन सुपर कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन फील्ड लाइन डू नॉट क्रॉस सुपर कंडक्टर इज बेंड आउटसाइड द सुपर कंडक्टर। मतलब अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में सुपर कंडक्टर रखा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से क्रॉस नहीं करेगी बल्कि उसके बाहर से निकल जाएगी। इसका देखिए फिगर अगर मैं बना दूं तो इसका फिगर ध्यान से देखिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये रखा है सुपर कंडक्टर। ठीक है, इसके अंदर वेन सुपर कंडक्टर इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड देन फील्ड लाइन, देखिए देखिए इसके अंदर फील्ड लाइन जीरो हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा है, जैसे मान लीजिए, एक मिनट मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये सुपर कंडक्टर है ना, और यहाँ पे पहले से फील्ड लाइन थी। मान लीजिए यहाँ पे फील्ड लाइन थी। ठीक है, यहाँ पे फील्ड लाइन थी। फील्ड लाइन के बाद अगर यहाँ पे अगर कोई सुपर कंडक्टर आके रख देंगे तो ये जो फील्ड लाइन अंदर है ना, ये अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लेंगी कि ऐसे बन जाएंगी। देखिए सुपर कंडक्टर तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन फील्ड लाइन जो बीच से जा रही है यहाँ पे अब फील्ड लाइन जीरो हो जाएंगी, बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और जितने भी कंडक्टर रहेंगे सुपर कंडक्टर के अगल बगल से सब लाइन गुजर जाएंगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल जाएगी, बाहर से चलेगी अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए
और हाँ, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इस इफेक्ट को बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है, मेन चीज़ तो बताया नहीं, इस इफेक्ट को बोलते हैं मिशनर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? मिशनर इफेक्ट। मिशनर इफेक्ट, ठीक है। चलिए, यूजेज ऑफ सुपर कंडक्टिव, सुपर कंडक्टिव का यूज कहाँ कहाँ होता है? चलिए लिखिए, फटाफट लिखिएगा। इसका होता है मैग्नेटिक लेविटेशन में। कहाँ कहाँ? मैग्नेटिक लेविटेशन में इसका यूज होता है। पहला लिख लीजिए, मैग्नेटिक लेविटेशन। दूसरा क्या है? चलिए दूसरा भी लिखिए फटाक से। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ वेरी हाई स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेट में होता है। कहाँ होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट में। इलेक्ट्रोमैग्नेट जिनका स्ट्रेंथ हाई होता है, जिनका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हाई होता है, ठीक है। हाई स्ट्रेंथ का इसका यूज होता है, ठीक है। चलिए, हाँ, अब क्या है डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी वोल्टेज। एसी और डीसी वोल्टेज में क्या अंतर है तो मैं बता दूं। जो एसी वोल्टेज होता है, जो एसी होता है, वो ऐसा वोल्टेज होता है जो टाइम के साथ बदल जाता है ना, वेरीज विथ टाइम। वेरीज विथ टाइम, समय के साथ जो वोल्टेज बदलता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एसी वोल्टेज। और जो समय के साथ ना बदले उसे डीसी बोलते हैं। डीसी किसे कहते हैं? नॉट वेरीज विथ टाइम। नॉट वेरीज विथ टाइम, ये कांस्टेंट रहेगा, ये बदलेगा नहीं, ठीक है। चलिए दोनों का ग्राफ देखिए फटाक से। देखिए ग्राफ देखिए फटाक से दोनों का। देखिए, अगर मान लीजिए ग्राफ ऐसा दिया है, तो आप देख रहे हैं समय के साथ ये बदल रहा है। देखिए टी यहाँ है, वोल्टेज इधर है, ठीक है। समय के साथ हमेशा बदल रहा है। लेकिन अगर यही ग्राफ आपको ऐसे दिया जाए, ऐसे, ठीक है, ये पूरा स्ट्रेट रहे, तो टाइम यहाँ पे है, वोल्टेज यहाँ पे, तो ये डीसी वोल्टेज का हो गया, ये एसी हो गया, ठीक है। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाए थे आप लोग के लिए। आप लोग देखिए, पढ़िए, खूब मेहनत करिए, एग्जाम नज़दीक है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू।